नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज प्लॉट के विशेष कार्यक्रम द पॉलिटिकल प्लॉट में। अभी तक हम हरियाणा चुनाव के बारे में बात कर रहे थे और अब शायद समय आ गया है आगे बढ़ने का। वैसे तो हमें दो अन्य राज्यों में हो रहे उपचुनावों के बारे में बात करनी चाहिए थी। झारखंड और महाराष्ट्र में अगले 15-20 दिनों में चुनाव होने हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में जो स्थिति है हरियाणा की तरह साफ सुथरी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला नहीं है और बहुत सारे दल और बहुत सारे गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ इस समय गड़मड़ से हो रहे हैं। तो झारखंड में स्थिति 2-3 नवंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी और महाराष्ट्र में तो लगता है 5-6 नवंबर चला जाएगा, जब हम यह जान पाएंगे कि किस सीट पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार किस पार्टी के उम्मीदवार के साथ लड़ रहा है। तो इन चुनावों पे अगर हम अभी बात करें तो थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ उपचुनाव भी हो रहे हैं जो इनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अभी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि सपा और भाजपा ने अपने अंतिम पत्ते अभी खोले नहीं है। वहां पे चुनावी लड़ाई का अंतिम स्वरूप आना अभी भी बाकी है, लेकिन बिहार में राजनीतिक बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। यहाँ सभी दलों के उम्मीदवार सामने आ गए हैं और उनकी कमजोरियां और मजबूतियां भी हमें पता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिहार में हो रहे 4 सीटों के उपचुनाव से। वैसे तो इस चुनाव पे कोई विशेष चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चुनाव उन सीटों पे हो रहे हैं जो किसी न किसी पार्टी का गढ़ रहे हैं, और अगर यह सामान्य चुनाव होता तो हम इन सीटों पे जीतने वाले की भविष्यवाणी कर देते। लेकिन इस चुनाव में एक तीसरा कोण आया है और तीसरा बड़ा तगड़ा कोण आया है, वह है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। 2 अक्टूबर को इस पार्टी का गठन होने के बाद इस पार्टी के लिए यह पहला चुनाव है और इसने जिस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं और जिस तरह का समीकरण खड़ा किया है, उससे इन सभी सीटों पे दोनों ही प्रमुख गठबंधनों इंडिया ब्लॉक और एनडीए का गणित गड़बड़ा सा गया है। तो इस लिहाज से इस चुनाव की समीक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार के उपचुनाव की समीक्षा की। इस बार बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के इस्तीफे के कारण खाली हुए हैं। सुदामा प्रसाद तरारी से CPI-ML के विधायक थे और वे आरा से सांसद चुने गए, इसलिए यह सीट खाली हो गई। बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव पिछले करीब 30 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे और वे जहानाबाद से सांसद चुने गए और इस कारण से इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहे हैं। इसी तरह से इमामगंज सीट पे जीतन राम मांझी, जो राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वे गया सीट से सांसद चुने गए और इसी कारण से इमामगंज सीट पे उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ से राजद के जो पूर्व विधायक थे सुधाकर सिंह, वो बक्सर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं और इसी कारण से यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो इनमें से 3 सीटें इंडिया ब्लॉक की थी और 1 सीटें एनडीए के पास थी। अब आगे बढ़े तो इनमें से 2 सीटें यानी कि बेलागंज और रामगढ़ राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ मानी जाती थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद पूरे राज्य में 22 सीटें जीत पाया था, फिर भी ये 2 सीटें उसी के खाते में गई थी। तराड़ी सीट पे भी राजद और उसके सहयोगियों का वर्चस्व रहा है। पहले इस सीट पे सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे, जिनके बारे में यह माना जाता है कि रणवीर सेना से जुड़े रहे हैं, हालांकि कहा यह भी जाता है कि रणवीर सेना के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, उनका भी दबदबा था और इस सीट पे 60,000, 70,000, 75,000 वोट लाकर जीत चुके हैं। लेकिन जब से राजद का CPI-ML के साथ गठबंधन हुआ है, तब से इस सीट पे राजद का वर्चस्व बढ़ गया है, या ये इंडिया ब्लॉक का वर्चस्व बढ़ गया है। CPI-ML के सुदामा प्रसाद ने 2 बार यह सीट जीती है। दरअसल इस क्षेत्र के हर एक विधानसभा सीटों पे CPI-ML के पास 8-10 हजार वोट होते थे। जब यह अलग चुनाव लड़ती थी तो ये वोट किसी और पार्टी को चले जाते थे, क्योंकि माले समर्थकों को यह विश्वास नहीं होता था कि उनकी पार्टी चुनाव जीत सकती है। लेकिन जब से राजद का माले के साथ गठबंधन हुआ है, तब से राजद का मुस्लिम यादव वोट CPI-ML को मिलने लगा है और इसी कारण इस पूरे क्षेत्र में, जिसे शाहबाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इस गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। और इसी कारण से CPI-ML, जो अब इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, की स्थिति इस सीट पर पिछले 2 चुनावों में काफी अच्छी रही है। अब इस चुनाव की बात करें तो यहाँ का राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा बदल सा गया है। CPI-ML ने इस बार यादव उम्मीदवार दिया है। सुदामा प्रसाद बनिया कम्युनिटी से आते थे और उनको अपना बनिया कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट मिलता था। आपको ये भी बता दें कि इस इलाके में बनिया वोट जनरली भाजपा का वोट माना जाता है। अब CPI-ML के उम्मीदवार चूंकि बनिया नहीं है, इसलिए इस समुदाय का झुकाव भाजपा की तरफ
हो सकता है। हालांकि सुदामा प्रसाद की अपनी लोकप्रियता भी है और इसी कारण से बनिया समुदाय का कुछ वोट अभी भी सीपीआई-एमएल को मिलेगा, लेकिन अगर यह वोट सीपीआई-एमएल से हटता है तो भाजपा के लिए इस क्षेत्र में स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो सकती। अब यहाँ के तीसरे कोण की बात करें तो प्रशांत किशोर ने यहाँ एक बड़ा दांव खेला था। उन्होंने भारतीय सेना के पूर्व उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को खड़ा करने का विचार किया था, लेकिन कुछ कारणों से, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, वो चुनाव लड़ नहीं सके और उनकी जगह एक स्थानीय कार्यकर्ता किरण सिंह को चुनाव उतारा गया है। किरण सिंह वैसे तो मजबूत प्रत्याशी मानी जाती हैं, राजपूत समाज से आती हैं, लेकिन उनका वो नाम और दबदबा नहीं है जो एसके सिंह का हुआ करता था और नई पार्टी जन स्वराज से खड़े होने के कारण अभी इस क्षेत्र में उनकी पूरी पहचान नहीं है। फिर भी चूंकि उनके पीछे पीके का हाथ है, इसीलिए इस क्षेत्र में उनका ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और वो सीधे मुकाबले में आती दिख रही है। अब वो कितना वोट पाएंगी ये आगे के 10 या 15 दिनों में स्पष्ट होगा। अंत में कहें तो तरारी सीट का नतीजा 3 बातों से डिसाइड होगा। पहला, सुदामा प्रसाद अपनी कम्युनिटी यानी बनिया कम्युनिटी का कितना वोट सीपीआई-एमएल को दिला पाते। दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि क्या किरण सिंह राजपूतों का वोट काट सकती हैं, खासकर इस इलाके में जहां सीपीआई-एमएल का दबदबा पिछले कुछ चुनाव में बढ़ा है और सीपीआई-एमएल अग्रणी जातियों खासकर राजपूतों और भूमिहारों के लिए एक बड़ा खतरा मानी जाती है। तो अगर राजपूत समाज सीपीआई-एमएल से डरे बिना किरण सिंह के पीछे इकट्ठा हो जाता है तो इससे न सिर्फ किरण सिंह को फायदा होगा बल्कि सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार को भी फायदा होगा। और अंतिम यानी कि तीसरा फैक्टर यह है कि पीके किरण सिंह के लिए राजपूत समाज के अलावा और कहां से वोट जुटाते हैं। यादव और मुसलमान वोट इस इलाके में राजद के साथ खड़े नजर आते हैं और अति पिछड़ी जाति का वोट माले को थोड़ा सा मिल सकता है। इसलिए अभी के समय में इस सीट पे सीपीआई-एमएल की बढ़त बनी हुई है, लेकिन जन स्वराज उम्मीदवार को जितने भी वोट मिलेंगे वो राजद के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अब बात करें बेलागंज सीट की तो यहाँ 1990 से ही राजद और सुरेंद्र प्रसाद यादव का दबदबा रहा है। पिछले 35 सालों में वे 7 या 8 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और सिर्फ 4 या 5 सालों के लिए, जब सुरेंद्र प्रसाद यादव पहले भी सांसद रहे थे, तो ये सीट राजद के ही अंबिका यादव ने जीती थी। लेकिन अब इस चुनाव में एक खेल हो गया है। खेल ये हुआ है कि जहां राजद ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव को टिकट दिया है, वहीं जनसुराज ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। अब इस क्षेत्र में राजद के मुस्लिम यादव समीकरण के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है और इसका फायदा जदयू को हो सकता है। वैसे जनसुराज इस सीट पे भूमिहार वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि उनका प्रत्याशी तरारी में एक भूमिहार उम्मीदवार को हराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस सीट पे जो उसके आसपास ही है भूमिहार वोट पूरी तरह से उसके साथ आ जाएगा वो अभी निश्चित नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है इस सीट पे, अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो राजद के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पिछले चुनाव में यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत का अंतर काफी बड़ा था। वो करीब 25,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट अगर राजद से खिसकता है तो वो ये सीट हार जाएंगे, ये तय नहीं है। लेकिन एक ऐसे सीट पे जहां एक यादव उम्मीदवार और खासकर राजद उम्मीदवार के जीतने की पूरी गारंटी है, उस सीट पे अगर मुस्लिमों का वोट राजद से खिसका तो ये पूरे राज्य में एक अजीब सा माहौल पैदा कर देगा, जहां ना तो यादव मतदाता और ना ही मुस्लिम मतदाता एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर पाएंगे कि वो किसे वोट देंगे। इस सीट पे तो हो सकता है कि राजद मुस्लिमों का वोट खिसकने के बावजूद जीत जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में और खासकर इस सीट पे उसकी बढ़त बहुत बड़ी है। लेकिन अगर इस सीट पे मुसलमानों का वोट खिसक जाने से वो जेडीयू उम्मीदवार से हार जाते हैं या उनकी जीत का अंतर बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी सीटों पे जहां पे राजद अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है, उन सीटों पे राजद को बहुत परेशानी हो सकती है। तो मुझे अभी मालूम नहीं है कि राजद का शीर्ष नेतृत्व खासकर तेजस्वी यादव इस खतरे को लेकर कितना आशंकित हैं, लेकिन इस एक सीट की लड़ाई राजद के पूरे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है, ये उन्हें ध्यान में रखने की जरूरत होगी। अब इस उपचुनाव की तीसरी सीट यानी कि रामगढ़ सीट की बात करें तो यह अपने आप में एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल का राजपूत उम्मीदवार यानी कि जगदानंद सिंह, जो अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, का दबदबा रहा है। लेकिन लड़ाई यहाँ बड़ी दिलचस्प रही है। हर चुनाव में यहाँ मुकाबला 5,000 10,000 वोट से डिसाइड होता है।
पिछले 25-30 सालों की बात करें तो भाजपा सिर्फ एक बार यह सीट जीत पाई है, जब 2015 में उसने एक राजपूत उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को खड़ा करके ये चुनाव जीता था, लेकिन तब भी भाजपा की जीत का अंतर बहुत ही कम था। अब पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजद ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। भाजपा के उम्मीदवार भी थे मैदान में, लेकिन उनका मुकाबला हुआ बसपा के उम्मीदवार से और ईवीएम मतों की गिनती में सुधाकर सिंह ये सीट हार ही गए थे। लोगों खबर ये भी आ गई सुधाकर सिंह चुनाव हार गए हैं, लेकिन जब पोस्टल बैलेट की गिनती की बात हुई तो चूंकि पिछले चुनाव में राजद को सभी सीटों पे भारी मात्रा में पोस्टल बैलेट मिले थे, इसीलिए अंत में सुधाकर सिंह 189 वोट से ये सीट जीत पाए। अब एक ऐसी सीट पे जहां राजद और जगदानंद सिंह का पुराना इतिहास रहा है, पुराना दबदबा रहा है, वहां तेजस्वी और राजद की लहर के बाद इस पूरे इलाके में तो तेजस्वी और राजद की लहर ही थी। वो ओवरऑल चुनाव हार गए पिछला वाला, लेकिन सहाबत और मगध का जो इलाका था वहां तो एक तरह से तेजस्वी यादव और राजद की लहर चल रही थी। और वैसी हालत में अगर रामगढ़ सीट सिर्फ 189 वोट से जीतते हैं और वो भी जगदानंद सिंह के बेटे, तो राजद के लिए थोड़ी शर्मनाक स्थिति थी। भाजपा के लिए भी कोई खास अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि भाजपा का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा था इस सीट में। अब इस चुनाव की बात करें तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी उलझ सी गई है। राजद ने जगदानंद सिंह के एक और बेटे अजित कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने अपने उन्हीं अशोक कुमार सिंह पर भरोसा किया है जो पहले 2015 में उसके विधायक थे। बसपा ने इस बार खेल करते हुए एक यादव उम्मीदवार उतारा है और सुशील यादव पिंटू उसके उम्मीदवार है। जनसुराज ने एक कुशवाहा उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है और इसी कारण से यहाँ का सामाजिक समीकरण पूरी तरह से गड़मड़ हो गया है। अब बसपा, जिसका इस इलाके के दलितों में एक अच्छा खासा प्रभाव है, वो ये प्रयास कर रही है कि राजद के यादव वोटों में संदमानी की जाए और एक अलग तरह का समीकरण खड़ा किया जाए, क्योंकि राजद के जो उम्मीदवार हैं वो राजपूत जाति के हैं, इसीलिए हो सकता है कि कुछ यादव वोट बसपा की ओर आ गए। मगर यहाँ दिक्कत यह है कि यादव वोटों का बसपा के दलित वोटों से समीकरण कुछ खास बैठता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं बैठता है और बिहार में तो एकदम ही नहीं बैठता है। तो हो सकता है कि पिछली बार बसपा जिन अग्रणी जाति के वोटों को काटने में कामयाब रही थी, इस बार वो भाजपा की तरफ चले जाए और भाजपा उनको लुभाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। लेकिन यहाँ पेच यह है कि जनसुराज का उम्मीदवार कुशवाहा जाति से है और कुशवाहा जाति पिछले कई चुनावों में इस सीट पे भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार के पीछे लामबंद होती रही है। तो अगर कुशवाहा जाति इस बार अपने उम्मीदवार को, यानी कि जनसुराज के अपने उम्मीदवार को वोट करे, तो हो सकता है कि इस सीट पे स्थिति बड़ी दिलचस्प हो जाए और हो सकता है कि जनसुराज इस सीट पे दूसरे नंबर पे भी आ जाए। भाजपा पिछली बार भी इस सीट पे तीसरे नंबर पे रही थी और हो सकता है कि एक बार फिर से तीसरे नंबर पे चली जाए। या चूंकि इस इलाके में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है और ब्राह्मण जो प्रशांत किशोर के समर्थक माने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर स्वयं ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो अगर ब्राह्मणों का रुझान भी इस सीट पे जनसुराज को उम्मीदवार की तरफ से चला गया तो यह एक विजयी संयोजन बन सकता है और इस सीट पे प्रशांत किशोर सबको चौंका सकते हैं। हालांकि अभी वैसी लड़ाई नहीं की गई है, जनसुराज का उम्मीदवार मैदान में है, लड़ाई में है, लेकिन उसके पहले या दूसरे नंबर पर रहने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। फिर भी उसके उम्मीदवार का ग्राफ इस सीट पे तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इस पे नजर रखने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं इमामगंज विधानसभा सीट पे। इस सीट पे पहले तो बराबर का मुकाबला हुआ करता था, लेकिन जब से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका और उनके परिवार का कद काफी बढ़ गया है और पिछले 2 चुनावों में उनकी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इस सीट को बड़ी आसानी से जीता है। पिछली बार जीतन राम मांझी उदय नारायण चौधरी के खिलाफ लड़ रहे थे, जो स्वयं इस सीट से 20 साल तक विधायक रहे हैं और इसके बावजूद जीतन राम मांझी ने उन्हें 25,000 वोटों से पटखनी दी थी। अब इस चुनाव में चूंकि उदय नारायण चौधरी की उम्र काफी बड़ी हो गई है, इसीलिए राजद ने इस चुनाव में एक नया उम्मीदवार दिया है और राजेश कुमार मांझी उसके टिकट पे इस सीट से चुनावी मैदान में है। तो हो सकता है इसके कारण से मांझी वोटों में बंटवारा हो और अगर राजद के परंपरागत यादव और मुस्लिम वोट उसको मिल जाए तो उसके उम्मीदवार को थोड़ी सी बढ़त मिल सकती है। लेकिन असली खतरा यहाँ से नहीं है। हम कोई जीत पिछले चुनाव में 25,000 वोट से हुई है और मांझी वोट अगर स्प्लिट भी होता है, थोड़ा बड़ा स्प्लिट भी होता है, तो इससे हम हारने की स्थिति में नहीं आएगी। उसके लिए खतरनाक बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से
जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा में झगड़ा बढ़ गया है। खासकर इस सीट पे हम देखें तो कई बार ऐसा हुआ है, पिछले 6 महीनों में कई बार ऐसा हुआ है कि पासवान मतदाता और हम के मांझी मतदाताओं के बीच संघर्ष हुआ है। हालांकि खूनी संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आगजनी और मारपीट की कई सारी घटनाएं हुई हैं। और इस बार दलित समुदाय से आने वाले इन दोनों समुदायों के बीच थोड़ा सी रंजिश लग रही है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश किया है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने इस बार जन स्वराज पार्टी के टिकट पे जितेंद्र कुमार पासवान को उतारा है, जो पासवान जाति से आते हैं। वैसे तो जितेंद्र कुमार पासवान एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, आरएमपी की डिग्री पे ही बच्चों का इलाज करते हैं, लेकिन इस इलाके में थोड़ी मोड़ी लोकप्रियता उनकी रही है। लेकिन ये लोकप्रियता वोटों में तब्दील होती है ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में वे उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और तब उनको सिर्फ 2300 वोट मिले थे। तो इस बार उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि उनके पीछे जन स्वराज पार्टी का झंडा और डंडा है, इसीलिए उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है। और अगर पासवान जाति के वोटों में बिखराव होता है और पासवान जाति और लोजपा का एक बड़ा वोट उनकी तरफ आता है तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है। पिछले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को इस सीट पे करीब 15,000 वोट मिले थे और अगर वो पूरा का पूरा वोट जितेंद्र कुमार पासवान के पास आ जाता है तो वो इस सीट पे मुख्य लड़ाई में आ सकते हैं। लेकिन इससे भी मांझी को खास खतरा नहीं होगा क्योंकि उनकी जीत का अंतर पिछले चुनाव में काफी बड़ा था। अब डर यह है कि अगर जीतन राम मांझी को सबक सिखाने के लिए पासवान जाति का वोट पूरी तरह से राजद की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तब इस सीट से जीतन राम मांझी और उनकी बहू दीपा मांझी, जो इस चुनाव में हम के प्रत्याशी हैं, की प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है। और यही कारण है कि अभी हम इमामगंज सीट को भी किसी पार्टी के खाते में गिन नहीं सकते। वैसे तो राजद के दोनों बड़े घटक यानी कि जदयू और भाजपा इस सीट पे अपने 2 छोटे अनुयायियों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर राष्ट्रीय जनता दल इस सीट को भी जीतने में कामयाब रही तो हो सकता है कि वो चारों सीट जीत जाए और उनकी एक क्लीन स्वीप हो जाए। और इस वैसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को अगले विधानसभा चुनावों के लिए बहुत जरूरी मोमेंटम मिल जाएगा और तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की स्थिति पूरे राज्य में खतरे में पड़ सकती है। ये तो हुई इन चारों सीटों की बात। अब हम बात करते हैं इन चुनावों के व्यापक असर की। वैसे अगर इस चुनाव में किसी के पास खोने के लिए कुछ है तो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक ही है। तरारी और बेलागंज सीट इनका गढ़ मानी जाती है और उस पर जीतना इनका बहुत जरूरी है। रामगढ़ सीट पे हारना वे बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमेशा कांटे का मुकाबला रहा है और किसी भी एक फैक्टर के कारण कोई भी उम्मीदवार हार या जीत सकता है। इमामगंज सीट पे उनका कुछ खास दांव पे लगा नहीं है और वहां का चुनावी मुकाबला उनके लिए उतना मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी इस चुनाव में उनको 4 में से कम 2 सीटें, संभव हो तो 3 सीटें जीतना जरूरी है। मगर खतरा यह है कि उनमें से किसी भी सीट पे, चाहे वो रामगढ़ हो या तरारी हो या इमामगंज हो, तीसरे नंबर पे जाना उनका अच्छा नहीं होगा। और वो किसी भी सीट पे तीसरे नंबर पे चले गए, खासकर शाहबाद और मगध क्षेत्र में जो उनका गढ़ माना जाता रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यहाँ से अधिकांश सीटें जीती थी। अगर उनमें से किसी भी सीट पे जन स्वराज के मुकाबले तीसरे नंबर पे चले गए तो ये उनके लिए एक बड़ी हार होगी। इसी तरह से अगर इंडिया कैंप को भी देखें तो उसके लिए इस चुनाव में कुछ खास दांव पे लगा नहीं है। इमामगंज सीट अगर हम हारती भी है तो इससे लोजपा तो बहुत खुश होगी और जेडीयू और भाजपा को भी लगेगा कि चलो जीतन राम मांझी अब अपनी औकात में रहेंगे। इसके अलावा बाकी सीटों पे अगर वो अच्छा वोट पाती है, राजद के मुकाबले 8-10 हजार वोट से हारती है, तो उसकी स्थिति फिर भी उतनी ही रहेगी जितनी की 2020 के विधानसभा चुनाव में थी। इसलिए एनडीए अगर इन चारों सीटों पे हारती भी है तो उसे उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी वही बात सच है जो राजद के लिए सच है, किसी भी सीट पर, चाहे रामगढ़ की ही सीट क्यों ना हो, वो तीसरे नंबर पे जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। रामगढ़ में जो पिछले चुनाव में भी तीसरे स्थान पर रहे थे तो ये बहाना हो सकता है कि इस बार भी हम तीसरे स्थान पर रहे, हमारी स्थिति वैसे ही है। लेकिन राजद की स्थिति कमजोर होने के बावजूद अगर वो तीसरे स्थान पे ही इस चुनाव में रहते हैं तो उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखेगा और पिछले 4 सालों के शासन में उनकी कोई अहमियत उनके सामने आएगी नहीं। तो एनडीए के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे इमामगंज सीट जीते
और बाकी 3 सीटों पे कम से कम दूसरे नंबर पे रहे। अब अगर तीसरे कोण की बात करें तो जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी है। इन 4 उपचुनावों में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दांव खेला है और अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी है। हालांकि हम सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दें कि अगर हम जन स्वराज पार्टी का विश्लेषण करने जा रहे हैं तो अभी हम प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के पूरे विकल्प के बारे में बात नहीं करेंगे और इस चुनाव में उन्होंने जो फैसले लिए हैं या उनका जो प्रभाव होगा सिर्फ उन्हीं के विश्लेषण तक अपनी बात को सीमित रखेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में और उनकी पूरी रणनीति के बारे में हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे, करते ही रहेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इन 4 सीटों पे उन्होंने जो किया है उसी को नजर में रखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तराड़ी सीट की। जब तराड़ी सीट पे उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, एसके सिंह को घोषित किया था, तो ऐसा लगा था कि जन स्वराज पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है और प्रशांत किशोर इसका एकमात्र चेहरा नहीं है, इसके साथ एक बड़ा नाम जुड़ा है और कई और बड़े नाम जुड़ सकते हैं और जन स्वराज पार्टी एक बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बड़ा चुनावी हादसा हो गया। अब हादसा क्या हुआ? हादसा ये हुआ कि पता चला कि एसके सिंह का नाम न तो तराड़ी विधानसभा के मतदाता सूची में था और न पूरे बिहार के किसी भी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में था। अब चुनाव आयोग का ये नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम उस राज्य की विधानसभा सूची में नहीं है तो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में ये बात लागू नहीं होती, इसलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आके वाराणसी में चुनाव लड़ लेते हैं और राहुल गांधी अमेठी से जाके वायनाड में भी चुनाव लड़ लेते हैं। प्रशांत किशोर को वैसे ही लगा था कि अगर एसके सिंह का नाम नोएडा में विधानसभा सूची में है तो वो भी बड़े आराम से तराड़ी से चुनाव लड़ सकते। वैसे तो यह कोई बड़ी भूल नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 24 घंटे राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए ही जाना जाता है, इस तरह की महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर देना काफी घातक हो सकता है, खासकर ऐसे हालात में जबकि प्रशांत किशोर अपने आप को बिहार का उद्धारकर्ता बताते हैं। अब बिहार जिस हालत में है उसे और मजबूत स्थिति में लाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिसे सिर्फ संघीय और संवैधानिक मामलों की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी जानकारी हो। तो अगर प्रशांत किशोर अपने पहले ही चुनाव में इतनी बड़ी भूल करते हैं तो आगे वो क्या क्या करेंगे इसके बारे में तो हम कभी और चर्चा करना चाहिए। अब उनकी गलती इस सीट तक ही सीमित नहीं थी। बेलागंज में उन्होंने पहले खिलाफत हुसैन नाम के एक मुस्लिम प्रोफेसर का उम्मीदवार बनाया। हुआ क्या कि जैसे ही खिलाफत हुसैन के नाम की घोषणा हुई सभा में कुर्सियां चलने लगी और प्रशांत किशोर ने अमजद हुसैन के समर्थक जो हंगामा मचा रहे थे उनको बड़े गुस्से से कहा कि हमें ना आपका साथ की जरूरत है, ना आपके पैसे की जरूरत है और ना आपके वोट की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन खिलाफत हुसैन का नाम तय किया है हम उन्हीं की उम्मीदवारी तय करेंगे और आगे जो होगा वो देख लेंगे। लेकिन 48 घंटों के अंदर ये समीकरण ऐसा बदला कि वही अमजद जी सामने आ गए और खिलाफत हुसैन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अब प्रशांत किशोर किस आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं और उनको हटा रहे हैं या उनकी जगह किसी और को ला रहे हैं, अभी इस बारे में सिर्फ प्रशांत किशोर ही जानते हैं, बाकी कोई जानता नहीं है। तो पारदर्शिता का जो बड़ा सा वादा कर रहे थे उसमें कमी तो अभी से नजर आ रही है। तो अगर बाकी जो विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं वो कोई बड़े नाम वाले नहीं है, कॉमन मैन है, बस उनकी यही योग्यता है और इसी योग्यता पे चुनाव लड़े तो वो अरविंद केजरीवाल स्टाइल की पॉलिटिक्स हो जाती है। उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, वो अपने नाम पे वोट खींच नहीं सकते। तो जो कुछ भी होगा वो प्रशांत किशोर की कृपा और जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही होगा और तब शायद एक और व्यक्ति केंद्रित पार्टी का उदय होता हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम प्रशांत किशोर के बारे में अपनी राय सुरक्षित रखेंगे। वैसे इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से हमारी जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमारी अपनी अपेक्षा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी इन सभी सीटों पे अगर 10,000 वोट ले आती है तो हम मान लेंगे कि वो अपनी परीक्षा में पास हो गई। अगर वो किसी भी सीट पे अपनी जमानत बचाने में सक्षम हो जाते हैं, बिहार में करीब 25-30 हजार वोट पाने पे ही अपनी जमानत बचती है, तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर वो किसी सीट पे दूसरे नंबर पे रहते हैं या जीत जाते हैं तब हम मानेंगे कि चीजें बदल रही हैं और आगे के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच है और ये पेच ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी किसी भी सीट पे दूसरे नंबर पे अच्छे वोट लाकर
दूसरे नंबर पे रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो किसी सीट पे जीत जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वो किसी सीट पे दूसरे नंबर पे रहती है तो जो पार्टी तीसरे नंबर पे रहती है उसके मतदाताओं के मन में आक्रोश पैदा होगा और वो ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी खुद तो जीत सकती नहीं और हमने उनको वोट दिया, देखिए हमारा विपक्षी जीत गया। अब मान लीजिए कि बेलागंज में मुसलमान मतदाता जनसुराज को वोट दे देते हैं और इसी कारण से जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाता है, तो राजद के बाकी मतदाता क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि मुसलमानों का वोट काटा प्रशांत किशोर ने और फायदा जेडीयू को हो गया। अब यही बात इमामगंज में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाले कह सकते हैं कि जनसुराज ने पासवान वोट काटा और इसी कारण से राजद जीत गई। तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर के सामने जो विकल्प है, तो या तो वो किसी सीट पे जीत ही हासिल कर ले, भारी मात्रा में वोट ले, या एकदम पीछे रहें और बहुत कम वोट ले। बीच का कोई भी प्रदर्शन आगे वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राह थोड़ी मुश्किल कर सकता है। तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव के बारे में अभी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं, वो 15-16 नवंबर के आसपास बनाएंगे। तब इन क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो चुकी होगी और अंतिम विश्लेषण हम 23 नवंबर को जब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आने वाले और वीडियोज में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की और उसके बाद हम बढ़ेंगे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ओर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसे ही और खबरों के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsplot.co.in पे। नमस्कार।